हाँ, हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल ड्राइड क्लासेस। चैनल ड्राइड क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। चैप्टर 25 है, नाम है सॉल्यूशन। क्लियर है? वीडियो सीरीज 5th है, थ्योरी का 5th है, एपिसोड 5th है। क्लियर है? पिछले में यानी कि वीडियो सीरीज थ्योरी 4 में हम लोग इक्विवेलेंट वेट डिस्कस कर रहे थे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 देखा था, अभी वही लिखा हुआ भी है। क्लियर है? आगे भी हम लोग इक्विवेलेंट वेट ही देखेंगे। वहां मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूल के केस में हम लोगों ने देखा था कि आयनिक कंपाउंड अगर है तो उस वक्त ये वर्कआउट कैसे करेंगे। क्लियर है? कई बार क्या होता है कि कंपाउंड जो है आयनिक की जगह पर कोवेलेंट भी होता है, या फिर आयनिक कंपाउंड का कोवेलेंट पार्ट ही रिएक्शन कर रहा हो या पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं वो रिएक्शन देख के निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट में कंपाउंड या तो ऑक्सीडेशन कर रहा है या रिडक्शन कर रहा है। अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इसका मतलब है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन कर रहा है इसका मतलब क्या है? वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर रिडक्शन कर रहा है इसका मतलब क्या है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दूसरा केस ये बनता है मॉलिक्यूल का कि वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में उसे निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, एक नया डिस्कशन कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात की जाए तो बराबर हो जाएगा फार्मूला मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरीके से अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट तो हो जाएगा फार्मूला मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। क्लियर है? तो ये सीधी सी बात है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। अब इसमें हम लोग एक एक एग्जांपल देख लें, एक दो एग्जांपल देख लें। ठीक है? यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट पढ़ाना मकसद नहीं है। इक्विवेलेंट वेट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हो गया है। आप रिवीजन के लिए पूरा इक्विवेलेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हैं। वैसे भी 12th क्लास में आप अगर पहुंच गए हैं तो आपको एक बार 11th का भी रिवाइज करना चाहिए। आपको तैयारी इस तरीके से करना चाहिए कि जब आप 12th पढ़िए तो एक चैप्टर 12th भी पढ़िए और पीछे से एक चैप्टर 11th का भी पढ़ते रहिए, क्योंकि जैसे ही 12th का बोर्ड हो जाएगा तुरंत आपके सामने एग्जामिनेशन होगा मेंस का और बाद में एडवांस का। तो मेंस और एडवांस के लिए या नीट अगर आप दे रहे हैं तो नीट के लिए कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तुरंत एग्जाम आएगा, तो उस वक्त 11th का भी रिवाइज रहना चाहिए। अगर रिवाइज नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी। तो अच्छा यह है कि सॉल्यूशन के साथ आप उसे कोरिलेट करके पढ़ें तो वो बेहतर रहेगा। क्लियर है? तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केस बनाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केस है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? केस क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है केस। देखिए कैसे लिखेंगे। अगर हम एसिडिक मीडियम में KMnO4 को ले लें, KMnO4 या MnO4 माइनस करिए, MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम, MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम की अगर बात की जाए, MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम, तो MnO4 माइनस जो होता है, MnO4 माइनस वो Mn+2 में टूट जाता है। क्लियर है? MnO4 माइनस किस में टूट जाता है भाई? Mn+2 में टूट जाता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी सबको? तो हाँ ठीक है भाई। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है तो मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। ऑक्सीजन का 2 होता है तो 4 है तो -8 हो जाएगा। मैंगनीज का +7 होगा। क्यों? क्योंकि +7 और -8 को जोड़ दें तो चार्ज के बराबर होना चाहिए। यहां क्या है भाई? Mn पर +2 है ही तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए पर मोल। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल 2 हो गया। तो सीधी सी बात है इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 माइनस बराबर फार्मूला मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया भाई? 2 कैसे है? अरे भैया 7 में से 2 गया तो 5 हो गया ना। फार्मूला मास अपॉन 5, ये इक्विवेलेंट वेट
ऑफ MnO4 माइनस हो जाएगा। चलिए एसिडिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम में भी निकलेगा, न्यूट्रल मीडियम में भी निकलेगा। मैंने एक एसिडिक मीडियम में निकाल दिया, इसे आप डिटेल पढ़ने के लिए मैं फिर कहूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़िए। तो चलिए ये तो हो गया आपके सामने। एक रिड्यूसिंग एजेंट का भी देख लीजिए, एक रिड्यूसिंग एजेंट का भी देख लीजिए, एक रिड्यूसिंग एजेंट का भी आप देख लें। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे मान लेते हैं N2H4 है और ये H2 में चेंज हो जाता है। ये क्या है भाई, +4, ये क्या हो जाएगा -4, यानी कि 2 नाइट्रोजन पर अगर बात करें तो -2 होगा। क्लियर है, +4, ये क्या है 0। अच्छा ये बैलेंस नहीं है, 1 मोल N2H4 2 मोल H2 देगा भाई। क्लियर है कि नहीं। अब ये बताइए, सीधी सी बात है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल कितना हो गया। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ये है कि टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन पर, चारों हाइड्रोजन पर 4 है, ठीक है, और यहां चारों हाइड्रोजन मिलकर के 0 है, तो 4 - 0 बराबर क्या हो गया 4। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिल गया मुझे, पर मोल 4। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2H4 बराबर क्या हो जाएगा। अब N2H4 तो मॉलिक्यूलर मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास का लीजिए या फार्मूला मास का लीजिए। फार्मूला मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास भी हुआ, मॉलिक्यूल फार्मूला में ही तो इंडिकेट किया गया है, फार्मूला मास अपॉन 4, ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप चाहें तो रिड्यूसिंग एजेंट का भी निकाल सकते हैं। तो मैंने एन फैक्टर के बारे में बताया था कि वो एटम का हो सकता है, मॉलिक्यूल का हो सकता है। मॉलिक्यूल में और भी केस बनते हैं, जैसे एसिड भी एक मॉलिक्यूल है, अगर एसिड हो तब क्या करेंगे। सीधी सी बात है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड की बात मैंने की थी, तो उसे भी एक एक देख लें। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड की बात कर लीजिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बराबर मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड, है ना। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है भाई, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एटम, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एटम, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एटम। रिप्लेसेबल एटम कौन होता है, दैट एटम इज रिप्लेसेबल व्हिच इज अटैच्ड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, एज फॉर एग्जांपल O, ऑक्सीजन। क्लियर है। जैसे एग्जांपल के रूप में दें, फॉर एग्जांपल H2SO4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 98, याद ही रहता है मुझे, दो क्या है बेसिसिटी। कैसे भाई, H2SO4 का फार्मूला क्या है, S डबल बॉन्ड O OH, तो ये क्या हो जाएगा, रिप्लेसेबल H है। क्लियर है। चलिए अब एक इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस की बात करें। मैं फिर कह दूं कि डिटेल बताया गया है, कहां डिटेल कहां बताया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। दोबारा डिटेल बताने का मतलब है कि बहुत ज्यादा ही कोर्स खिंच जाएगा ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। आगे बात करें, बेस का भी देख लें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस की बात कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन रिप्लेसेबल OH एटम, रिप्लेसेबल OH ग्रुप, नॉट एटम। जैसे एग्जांपल के रूप में बात करिए, फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlOH होल 3 क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AlOH होल 3, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AlOH होल 3 अपॉन 3। क्यों, क्योंकि AlOH होल 3 जो है, Al
OH होल 3 जब टूटता है तो Al3 प्लस 3 OH माइनस में ब्रेक करता है। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड और बेस भी देख लिया आपने। चलिए एक और चीज देख रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन भी देख लीजिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन ये भी चेक कर लीजिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन बराबर होता है आयनिक वेट अपॉन चार्ज ऑन आयन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन बराबर होता है आयनिक वेट, आयनिक वेट अपॉन नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम कहें इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस तो 23/1, इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 माइनस तो 96/2। क्लियर है? इस तरीके से होगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन भी देख लिया। देखिए असल में हम लोग इक्विवेलेंट वेट नहीं पढ़ रहे थे, इक्विवेलेंट वेट तो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया है। ये तो रिवीजन था इक्विवेलेंट वेट का, ये तो इक्विवेलेंट वेट का क्या था, रिवीजन था। असल में हम लोग पढ़ रहे थे नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का मैंने मतलब बताया था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट समझना है, असल में समझना क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट समझने के लिए मुझे इक्विवेलेंट वेट भी जानना होगा। इक्विवेलेंट वेट जानने के बाद ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात हो सकती है। तो हमने इक्विवेलेंट वेट जान लिया। अब इक्विवेलेंट वेट के बाद जानेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्या जानेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। एक और टर्म जानेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसको कहते हैं? इक्विवेलेंट वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इक्विवेलेंट वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम इक्विवेलेंट वेट। लिखिएगा, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इक्विवेलेंट वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम is known as gram equivalent weight, is known as gram equivalent weight. Equivalent weight expressed in gram is known as gram equivalent weight. इक्विवेलेंट वेट को अगर हम ग्राम में बदल दें तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। ठीक वही वाला बात है जैसे हमने मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में एक्सप्रेस किया था तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बना था। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट एक ही कंसेप्ट पर गौर करिए, एक ही कंसेप्ट है। वहां क्या था? मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, यहां क्या है? इक्विवेलेंट वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। क्लियर है ना? इसे आप एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, डिस्कस करिए कितना हो जाएगा? 100/2 बराबर 50। ये CaCO3 मॉलिक्यूल है, उसका ये इक्विवेलेंट वेट है। लेकिन मैं क्या करता हूं? ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। अब ये हो जाएगा 50 ग्राम, अब ये 50 ग्राम हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट क्या आगे इधर ग्राम चिपकाया तो इधर भी ग्राम चिपका दिया, 50 ग्राम हो गया। क्लियर है? कैसे इसको एनालॉजी अगर करें, एनालॉजी समझते हैं ना? एनालॉजी का मतलब समझते हैं, कहते हैं ना कि वो सफेद है जैसे कि चांद, तो सफेदी को हमने क्या किया? एक दूसरे से कंपेयर किया। ठीक है, एनालॉजी का मतलब है वो काला है जैसे कि उल्टा तवा। क्लियर है? तो हमने क्या किया? एनालॉजी किया, हमने मिलाया। तो एनालॉजी अगर करें तो मॉलिक्यूलर वेट को आप इक्विवेलेंट वेट से एनालॉजी कर सकते हैं, इसके जैसा देख सकते हैं। और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को किससे कर सकते हैं? ग्राम
इक्विवेलेंट वेट के तौर पर देख सकते हैं। क्लियर है? तो आप इक्विवेलेंट वेट जान गए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट जान गए। अब आएगी बात नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या उसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी कहेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या उसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी कहेंगे। लिखिएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, लिखिएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, लिखिएगा नेक्स्ट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, जो मन करे लिखिए, है ना। क्या है? या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात करें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होगा वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम, वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट, अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ये किसके एनालॉजी है? नंबर ऑफ मोल के। ये किसके एनालॉजी है? नंबर ऑफ मोल के। जैसे नंबर ऑफ मोल हम लोग निकालते हैं, वैसे यहां नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात की जा रही है। नंबर ऑफ मोल में भी क्या था? वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट था। अब यहां पर क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट है। क्लियर है? तो इस चीज को समझिए, अगर ये एनालॉजी जहन में रहेगा तो आपको आसानी होगी याद रखने में। ठीक है? आप ये समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट तो इक्विवेलेंट वेट से जोड़ के देखिए। क्लियर है? हालांकि मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट अलग अलग चीज है। मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल का मास है, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा इक्विवेलेंट वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा? वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जिसे मुझे समझना था समझ लिया। क्लियर है? एक काम और करते हैं, नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में एक रिलेशन जनरेट करते हैं। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। दोनों एनालॉजी तो है लेकिन दोनों सेम चीज नहीं है। क्लियर है ना? तो इसमें रिलेशन देखते हैं। देखिएगा रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इनके बीच एक रिलेशन भी देख लें। नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बीच एक रिलेशन भी हम लोग देख लें। क्या हम लोगों ने देखा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है या नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? पहले ये देखिए, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम, वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है कि नहीं? जल्दी से बताइए। ये नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है। मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बीच रिलेशन जनरेट करना है। मैंने उसी रिलेशन को जनरेट करने की शुरुआत की है। मैंने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल का फार्मूला लिखा है, वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? उसके बाद क्या है भाई? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला लिखते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला लिखिए, क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम, वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट, अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट। यही हो जाएगा ना? तो ये मैंने फार्मूला लिखा है। अच्छा ये बताइए ग्राम इक्विवेलेंट वेट का क्या मतलब है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब है वास्तव में जो इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होंगे। भाई न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। आपको मालूम है, गौर से सुनिए, आपको मालूम है
कि इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ये मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो सीधी सी बात है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। हाँ या ना, बिल्कुल होगा। क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ग्राम इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू यहां पुट कर देंगे। अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू पुट करें तो आपको मालूम होना चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा। तब हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तब हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम, वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम अपॉन, ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बदले ये लिख लें ग्राम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर। क्लियर है। थोड़ा इसे सॉल्व करें तो हम लिखेंगे वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम, वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम अपॉन 1 इंटू एन फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इधर लिख लेते हैं, है कि नहीं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है। तो मुझे क्या मिल गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर मिल गया वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन फैक्टर, इंटू एन फैक्टर। मिला या नहीं। अब ये बताइए वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, नंबर ऑफ मोल। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इससे न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होती है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल के बीच में एक रिलेशन देख लिया। तो चलिए हम लोग असल में नॉर्मलिटी देख रहे थे। नॉर्मलिटी देखने के लिए हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट देखना पड़ा। क्यों, क्योंकि नॉर्मलिटी का डेफिनेशन ही है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन। क्लियर है। तो अब अगर हम उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली फार्मूला लिखें, फिर से वापस नॉर्मलिटी में आते हैं, फिर से वापस नॉर्मलिटी में आया जाए तो नॉर्मलिटी जैसे कि डिफाइन किया था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 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 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, जैसे कि हमने लिखा था। तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होगा, सॉरी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, फार्मूला में लिखें तो नॉर्मलिटी जैसे मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल था, यहां नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्लियर है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
ये नॉर्मलिटी का फार्मूला हो गया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर हो गई बात। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ml में बता दूं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नॉर्मलिटी का एक और फार्मूला हम देख सकते हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 1000, एक ये भी हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 1000। क्लियर है। तो ये एक और फार्मूला हो गया। और भी फार्मूला जनरेट होंगे, देखिए कैसे फार्मूला इस तरीके से जनरेट होगा, देखते जाइए। फार्मूला इस तरीके से जनरेट होगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का भी वैल्यू हम रख सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का वैल्यू रखें तो नॉर्मलिटी का एक फार्मूला इस तरीके से बनेगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब है वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम, वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में ले लेते हैं, इन ml इनटू 1000। अगर हम वॉल्यूम इन लीटर ले लें तो ये 1000 नहीं होगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। नॉर्मलिटी का एक और भी फार्मूला हो सकता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है भाई, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास नीचे रह जाएगा, एन फैक्टर उस तरफ चला जाएगा ऊपर, तो हम लिख सकते हैं इनटू 1000, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में ही ले लिया, इनटू n फैक्टर, इनटू n फैक्टर। क्लियर है। अब देखिए क्या ये जो वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मोलरिटी है, बिल्कुल है। तो नॉर्मलिटी का एक और फार्मूला जनरेट हो गया, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर, मोलरिटी इनटू n फैक्टर, मोलरिटी इनटू n फैक्टर। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। तो इस तरीके से आपने नॉर्मलिटी के कई फार्मूले देखे। सब फार्मूला का बेस एक ही है, सब फार्मूला का क्या है, बेस एक ही है, ठीक है, लेकिन उसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन कर लिया है। चलिए, तो इस तरीके से आपने नॉर्मलिटी देख लिया। अब हम लोग नॉर्मलिटी पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, नॉर्मलिटी पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, फाइंड द नॉर्मलिटी of the following solution, find the normality of the following solution, find the normality of the following solution, a number, ठीक है। चलिए 1 मिनट, तो फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ए नंबर 0.98 ग्राम, 0.8 ग्राम, 1 मिनट, H2SO4 इन 200 ml। बी नंबर आपको नॉर्मलिटी निकालना है 0.365 ग्राम HCl
इन 800 ml। चलिए इसी को बनाइए। पहला सॉल्यूशन देखिए, पहली बात करें नॉर्मलिटी की बात करें तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ द सैंपल यानी 0.98 अपॉन मॉलिक्यूलर मास यानी 98 इंटू 1000 क्योंकि ml में दिया हुआ है इंटू 200 इंटू n फैक्टर 2। क्लियर है, ये हमारा बन गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 0.98 है तो यहाँ 2 जीरो बनेगा, तो ये 100 से ये 2 जीरो ये 2 जीरो नहीं, ये 2 जीरो और ये कैंसिल, इसका 1 जीरो इसका 1 जीरो कैंसिल। क्लियर है ना, तो कितना हो गया भाई, अच्छा ये भी तो जाएगा ना, एक मिनट, हाँ ये 2 जीरो ये 2 जीरो ठीक है, 2 दहाई के 20 यानी 0.1 एंड ये वैल्यू आ गया। दूसरे केस का देखिए ये ए नंबर का था। बी नंबर की बात करिए नॉर्मलिटी, अगर नॉर्मलिटी की बात करें तो 0.365 अपॉन 36.5 क्या है इसका मॉलिक्यूलर मास, 1000 क्योंकि ml में वॉल्यूम दिया हुआ है इंटू 800 और इसका मोलरिटी n फैक्टर 1 होगा, किसका HCl का, HCl है ना, इसका n फैक्टर 2 है क्योंकि H2SO4 है। ये देखिए ये 1 2 ये जीरो और ये जीरो चला गया, ये चला जाएगा 100 टाइम्स ना, ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो हो गया 1/80n। तो इस तरीके से आप नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। नॉर्मलिटी के आगे भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। क्लियर है, अभी नॉर्मलिटी खत्म नहीं हुआ है, नॉर्मलिटी का भी और भी क्वेश्चंस आपको बनाना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर बार बार कहूँगा कि जब आप वीडियो देखा कीजिए तो एक साथ ही कई वीडियो देखिए, जितना आपके अंदर स्टेमिना हो। स्टेमिना का मतलब जो आप उसको एक दिन में कर सकते हो, क्योंकि वीडियो सीरीज किसी एक टॉपिक पर जाकर खत्म नहीं होता, वो अगले टॉपिक से कोरिलेट है, एकदम से सिस्टमेटिक है। ये यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, इसको दो राय नहीं, ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स पड़े हैं लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं है। यहाँ एकदम से सिस्टमेटिक है, जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि कोर्स कोड 01 का क्या मतलब है और कोर्स कोड 01 में कौन कौन से एब्रीविएशन लिए गए हैं, ठीक है, और कोर्स कोड 01 में कौन कौन से हमारे चैप्टर्स हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, सब चीज़ आपको मिल जाएगा। ये 25th चैप्टर्स है। चलिए आज इतना ही रहने दिया जाए, ठीक है, गुड डे।